गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकदम बढ़िया होंगे आप। सुबह सुबह एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है साथियों, लाइव ऑनलाइन क्लास में। भारत की पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस पर बात कर रहा हूं साथियों। और सुबह सुबह आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिवादन कर रहा हूं। दुनिया पूरी आपसे अपेक्षा कर रही होगी, दुनिया बहुत कुछ आपके बारे में कहती होगी। कई बार वो आपकी तैयारियों के संदर्भ में प्रश्न उठाती होगी, कई बार वो उपहास करती होगी, लेकिन साथियों अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना व्यस्त हो जाओ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना अपने आप को व्यस्त कर दो कि उदास होने का मौका ही ना मिले। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। नकारात्मक माहौल से दूर हो जाओ, उपेक्षाओं से, उपहास से दूर हो जाओ साथियों। और याद रखिएगा, आपकी किस्मत, याद रखिएगा, आपकी किस्मत केवल एक ही व्यक्ति बदल सकता है और वह आप खुद है साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ना दुनिया से डरने की आवश्यकता है, ना उनके उपहास की आवश्यकता है। बस अपनी अभिप्रेरणा आप खुद बने, क्योंकि आपकी तकदीर आप खुद बदल सकते हैं साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। मित्र लोग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात है। पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था, अभिवादन का सिलसिला खत्म करते हैं साथियों। और हम बात कर रहे थे संवैधानिक इतिहास की, संवैधानिक इतिहास की। तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया हैं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। ठाकुर राव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग शिक्षा मंत्री जी। मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं, मैं जस्ट आप ही के जैसा आपका बड़े भाई की भांति हूं। तो प्रणाम सभी को, नमस्कार। दिनेश कुमार जी, प्रिया जी, डीकेपी जी, विनोद कुमार जी, पवन गुप्ता जी, सबको नमस्कार। हम बात कर रहे थे संवैधानिक इतिहास की, और साथियों अब तक हम पढ़ चुके हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सहमत है मुझसे आप? सर आपका पढ़ाया सीधा दिमाग में घर बना रहा है, ऐसा कौन मित्र कह रहे हैं? आपका पढ़ाया हुआ सीधा दिमाग में घर बना रहा है, ऐसा हमारे मित्र लव कुश यादव जी कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दिमाग में घर बनाइएगा, और जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है आपकी, चाहे आप यूपी में तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार में तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी भी भाग में तैयारी करो, तैयारी ऐसी कर लो कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अंतिम तैयारी होनी चाहिए। उस परीक्षा में चयन होगा और आप ही का होगा, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथ, आपकी किस्मत आप खुद ही बदल सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी प्रतिबद्धता और आपका लक्ष्य के प्रति गंभीरता। तो साथियों संवैधानिक इतिहास में हम लोगों ने 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ लिया था, ठीक। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इस अधिनियम की अंतिम पंक्ति पर हमने चर्चा की थी। हमने बात की थी, क्या बात की थी साथियों, कि ये अधिनियम लोगों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा। ये अधिनियम जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा, इसकी समीक्षा की जाएगी 10 वर्षों के बाद। ये अपनी कल की क्लास की लास्ट बात थी, आप मेरे से सहमत होंगे, ठीक है साथियों। तो 1919 में 10 वर्ष जोड़ते हैं तो साथियों आता है 1929। 10 वर्ष बाद में समीक्षा करने की बात कही गई, तो इसका सीधा सा मतलब है 1929 आता है, ठीक है साथियों। लेकिन आपने इतिहास पढ़ा होगा, खासकर नेशनल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, आपने इस बात को महसूस किया होगा कि जिस तरह से घटनाएं भारत में घट रही थी 1923 और 24 में, जिस तरह से स्वराज पार्टी की गतिविधियां बढ़ रही थी, उस वजह से अंग्रेज थोड़े से घबराए हुए थे। उन्होंने 10 साल इंतजार ही नहीं किया, और उन्होंने 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न आएगा साथियों, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई वो किस अधिनियम के अनुरूप की गई, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है।
श्रवण यादव जी का प्रश्न है नरेंद्र मंडल क्या है। श्रवण जी अभी मैं बात करूंगा, पहले मैं इस बात को कर लेता हूं, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, मुझे वापस बताना इनका प्रश्न। साथियों, साइमन कमीशन की स्थापना किस अधिनियम के अनुरूप की गई थी? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में यह लिखा हुआ था कि अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के बाद में यह देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी कि अधिनियम अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रहा। तो साइमन कमीशन के जो बीज है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। राइट साथियों, एकदम सही कह रहे हैं कविता जी, एकदम आपने सही बताया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हो गई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। सर जॉन साइमन, नोट करते रहिएगा, बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं, और खासकर आप जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, उसमें कथन और कारण के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कथन और कारण के प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपने पास ये सब फैक्ट होने चाहिए। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साथियों, ये वही सर जॉन साइमन है जिन्होंने भारत की संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा था। ये वही जॉन साइमन है। हाँ, नोट्स आपको खुद को लिखना है, मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें लिखवाऊं। सर जॉन साइमन वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत की संविधान सभा के बारे में कहा ये हिंदुओं की सभा है, और चर्चिल ने कहा था ये एक जाति की सभा है। तो ध्यान रखिएगा, ये साइमन कमीशन जो आया साथियों, उसमें टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। 1919 का एक्ट भारतीयों पर लागू था, उसकी समीक्षा करने के लिए आया, एक भी सदस्य भारतीय नहीं, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग कहा जाता है। व्हाइट कमीशन यानी श्वेत आयोग कहा जाता है। 2 प्रश्न बन सकते हैं कथन और कारण में, दोनों प्रश्न आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। एक बात। दूसरी बात, साइमन कमीशन 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। प्रश्न क्या बनेंगे? मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा साइमन कमीशन का हमने विरोध क्यों किया? तो हमने विरोध इसलिए किया कि हमारे ऊपर जो कानून लागू हुआ उस कानून की समीक्षा करने के लिए आप आए और हमको एक को भी मेंबर बनाना आपने उचित नहीं समझा। अंग्रेजों ने हमको मेंबर क्यों नहीं बनाया, ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। सारी बातें मैं लिखवाऊंगा। अंग्रेजों ने हमको क्यों नहीं मेंबर बनाया? अंग्रेज ये कह रहे थे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बटे हुए हो, आप हिंदू और मुसलमानों में बटे हुए हो, आप किसी भी मुद्दे पर आप में सहमति नहीं है, आम सहमति है नहीं, आप आपस में लड़ते रहते हो और ये सब विधि संबंधी मामले हैं, इसलिए आप किसी मुद्दे पर जब आम सहमति नहीं बना पाते हो तो आपको मेंबर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बातें लिखिएगा, जरा नोट डाल के बात लिखिए साथियों, ऐसा लिखिएगा। मैं पूरी 2 लाइन में सारी बातें लिखवा देता हूं जहां से प्रश्न बन सकता है, तो लिख दीजिए। 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, अब देखिए शब्द कुछ और भी आ सकता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग, स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं अंग्रेजी में, एक वैधानिक आयोग, ये देखिए कितने शब्द लाए हैं,
साइमन कमीशन, व्हाइट कमीशन, और अभी एक शब्द क्या लाया, वैधानिक आयोग। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसी में लिखिए, इसी में लिखिएगा, इस आयोग में सभी सदस्य, इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग कहा जाता है। तो व्हाइट कमीशन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग कहा जाता है, ऐसा लिख दीजिए, श्वेत आयोग कहा जाता है, श्वेत आयोग कहा जाता है। ठीक साथियों, अब भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, नोट डाल के लिखिए, एक और नोट डाल के लिख दीजिएगा। हाँ, ऑब्वियसली कॉलेज लेक्चरर के लिए है नीरज। ठीक है, एक और नोट डाल के लिखिए, इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण, एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण, एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण, भारतीय नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, क्या प्रश्न बनेगा? हाँ, यूपीपीएससी के लिए है, यूपीएससी के लिए मैंने बार बार बातें कही है, आप हमारी पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, 3 दिन से हम लोग लाइव है, तो आप ये प्रश्न मत पूछिए। व्हाइट कमीशन 1928 में आया था, साइमन कमीशन 1928 में आया, लेकिन नियुक्त 27 में हो गया था। भरत जी पूछ रहे व्हाई इट कम, ये क्यों आया? अरे भाई आप कहाँ हैं भरत जी? मैं कह रहा हूं 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया, तो आप कहाँ हैं यार? भाई ये किस किस के लिए है, ये मैंने सारी बातें बताई है। आरएस के लिए है, यूपीपीएससी के लिए है, ये एसआई के लिए है, चाहे राजस्थान का एसआई हो, चाहे वो यूपी का एसआई हो, सीजीएल के लिए है, ये सिविल सर्विस के लिए है, ये पीजीटी सर्विसेज के लिए है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। महेंद्र जी प्रजापति ने प्रश्न पूछा कि वैधानिक क्या होता है? वैधानिक का मतलब है ऐसा कोई भी आयोग या ऐसा कोई भी कानून जो संसद के अधिनियम से, विधि से स्थापित होता है, उसे हम लोग वैधानिक कहते हैं। स्टैट्यूटरी कमीशन अंग्रेजी में कहते हैं। एकदम सही बात है। तो बात मेरी समझ में आ गई साथियों। ये दोनों बातें ध्यान रखना, कथन और कारण में बड़ा अच्छा प्रश्न आता है। अच्छा, अंग्रेजों ने हमको मेंबर क्यों नहीं बनाया? वो कह रहे हैं भाई आप में आम सहमति नहीं है, आम सहमति नहीं, आप आपस में लड़ते रहते हो। अब मैं मेरी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि वो पहला जो सवाल पूछा था उसको थोड़ा सा वापस लाइएगा, क्योंकि जो मित्र ने प्रश्न पूछा नरेंद्र मंडल क्या है। साथियों, ये बताया था पिछली क्लास में, 1919 के अधिनियम में पहली बार देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने के लिए राजा महाराजाओं का एक संगठन बनाया गया। नरेंद्र का मतलब भी होता है राजा, नरेंद्र का मतलब होता है नरेश, और उसका नाम क्या था? चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस। नरेंद्र मंडल वह था देसी रियासतों के राजा महाराजाओं का संगठन जिन उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए निकाला था। ठीक है साथियों, अब बातें आपको समझ में आ गई। ओके, तो एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो साइमन कमीशन की भूमिका केवल इतनी है। साथियों, एक दो घटनाएं और आपको बताना चाहूंगा। एक, 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। अब मेरे बहुत सारे मित्र मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के पेपर के फर्स्ट पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, इसलिए आपको बहुत ध्यान से रखना है। 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है साथियों, लाहौर अधिवेशन में दो घटनाएं घटी। लाहौर अधिवेशन, अभी नेहरू रिपोर्ट की भी बात करूंगा, अभी आपके सामने जिन्ना के 14 सूत्रों की भी बात करूंगा। आप केवल ध्यान दीजिएगा, समझना बहुत जरूरी है। ये सब बातें क्रोनोलॉजिकल है, सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेहरू रिपोर्ट पर भी बात करेंगे हम लोग, जिन्ना के 14 सूत्रों पर भी बात करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। कांग्रेस का साथियों लाहौर अधिवेशन हुआ। इस लाहौर अधिवेशन की दो विशेषता है। दो विशेषता क्या? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी, पूर्ण स्वराज्य। और दूसरा, कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब बातें अपने को समझनी है साथियों, नहीं तो आपको हरगिज भी आगे आने वाली बात समझ में नहीं आएगी। पूर्ण स्वराज, एकदम बात सही कह रहे हैं साथियों। ये जो पूर्ण स्वराज है, ये शब्द आया कैसे, इसको समझने के लिए अपने को नेहरू रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई 1928 में। लाहौर अधिवेशन पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी जान लीजिए। नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी साथियों? 1928 में तैयार हुई थी, और ये मोतीलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, उनके द्वारा तैयार की गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट की क्या खासियत है, यह सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस नेहरू रिपोर्ट की खासियत यह है, पहली बात, इन्होंने अधिराज्य की मांग की। अधिराज्य की मांग, अभी बताऊंगा अधिराज्य क्या है। अंग्रेजी में शब्द लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, डोमिनियन स्टेटस। आप नोट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस की मांग की। सुनिए अब बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। देश के माने हुए एडवोकेट मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। क्यों तैयार की गई? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीयों को नहीं बनाया गया। इसके पीछे अंग्रेज क्या तर्क देते थे? अंग्रेजों का तर्क यह था कि भारतीय किसी एक मुद्दे पर आम सहमति नहीं रखते हैं, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए उनको मेंबर बनाना उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मोतीलाल नेहरू ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। साथियों, इसकी दो तीन विशेषताएं ऐसी है जहां से हर बार प्रश्न बना है। पहली बात, इन्होंने अधिराज्य की मांग की, डोमिनियन स्टेटस कहते हैं अंग्रेजी में। अर्थात इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया अंग्रेजों से कि अधिकांश मामलों में आप हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, लेकिन विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा से संबंधित मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किसी देश के साथ संधि समझौता करना और सेना इत्यादि विषय आप अपने पास रखिए। यानी भारत में अंग्रेज शासन करते रहेंगे, विदेशी मामलों पर नियंत्रण अंग्रेजों का होगा, भारत किसके साथ संधि करेगा, किसके साथ समझौता करेगा, भारत की सेना की क्या स्थिति रहेगी, रक्षा के संदर्भ में क्या स्थिति रहेगी, ये सब अंग्रेज तय करेंगे। बाकी सारे मामले भारतीयों को दे दीजिए। कहां पर रोड बनानी है, कहां बिजली की व्यवस्था करनी है, कहां स्कूल की व्यवस्था करनी है, समझ रहे, कहां पानी की व्यवस्था करनी है, ये सारे काम हमको दे दीजिए। इसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। क्या मेरी बात को आप समझे? नेहरू जी की रिपोर्ट में, इस नेहरू रिपोर्ट में भारत की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था, हालांकि काफी हद तक स्वतंत्रता की मांग की गई, इसलिए इसे कहते हैं अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। ठीक साथियों, दूसरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, ये पॉइंट उतारते रहना आप। दूसरी बात, इसमें
विस्तार से मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। साथियों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में आज जो मौलिक अधिकार आपको दिखाई देते हैं, आज 6 मौलिक अधिकार है, उसका आधार ये नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट में विस्तार से लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया गया, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको, इसकी खासियत है। तीसरी बात साथियों, तीसरी बात यह है साथियों कि इस नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इस नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए जो 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर रखी थी, उसे स्वीकार किया गया। यही नेहरू रिपोर्ट का सबसे नकारात्मक पॉइंट था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया साथियों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। लेकिन कुछ भी हो, हम उस समय गुलाम थे, इसलिए मोतीलाल नेहरू द्वारा ये जो प्रयास किए गए, इन प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम कहा जाता है, पहला स्टेप कहा जाता है। तो आप लिख दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट को लिखे, बाकी वाले पॉइंट तो आपने नोट किए होंगे। नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में, किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास माना जाता है। किया गया प्रथम प्रयास माना जाता है। प्रथम प्रयास माना जाता है। ठीक है साथियों, मेरी बात को समझ रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट का 1-2 पॉइंट माइनस थे कि इन्होंने अधिराज्य मांगा, पूरा राज्य नहीं मांगा। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी स्वीकार कर लिया, ये भी ठीक नहीं था। लेकिन उस समय हम लोग साथियों गुलाम थे, उस समय हमारी आज़ादी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए जो भी प्रयास थे उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मौलिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख था, इसलिए किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में इसे पहला प्रयास माना जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। टेक्निकल टीम सब देख रही है अच्छी तरह से, आप चिंता मत कीजिएगा। आप अपने मोबाइल का इंटरनेट जो कनेक्शन है उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इसको एक बार फ्लाइट मोड पर डालकर ऑन करके वापस ऑफ करिए, ऑफ करके ऑन करिएगा, और इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको एकदम चीज़ें ठीक हो जाएगी। नेटवर्क थोड़ा सा अपने आप को चेक कीजिएगा। तो साथियों, किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में किया गया ये प्रथम प्रयास है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। पवन जी अभी तक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में ही अटके हुए हैं, कैसे काम चलेगा? पवन जी पुरानी क्लासेस देखी नहीं है आपने, पुरानी क्लासेस पहले देखें, इसके बाद में अगर आप ये देखेंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि पॉलिटी में एक चूके तो आगे वाली बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है साथियों, संविधान की मांग कब की गई, राज आपको बताएंगे कि नेहरू जी ने की थी, कि गांधी जी ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, सबकी बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तौफीक खान जी कह रहे हैं साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? अरे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, सर जॉन साइमन समेत टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे साथियों। चलिए, नेहरू रिपोर्ट आ गई। इसके बाद में साथियों मोहम्मद अली जिन्ना जो बहुत बड़े वकील के रूप में उस समय फेमस थे, इनिशियल स्टेज में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, अच्छे वकील थे, बॉम्बे के रहने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना यहां तक आते आते कांग्रेस से टूट जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना यहां तक आते आते एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इनिशियल स्टेज में देश की आज़ादी के लिए प्रयास करने वाले लीडर्स में से हैं, लेकिन यहां आते आते उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपना लिया, और वो जो दूसरा रास्ता है वो सांप्रदायिकता की ओर जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1929 में 14 सूत्र रखे गए, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र कहते हैं। जिन्ना के 14 सूत्र। साथियों,
ये जिन्ना के जो 14 सूत्र हैं, ये 14 सूत्र ही बाद में भारत विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि जिन्ना के इन 14 सूत्रों में मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े विस्तार से मुसलमानों के लिए कौन कौन से विशेषाधिकार होने चाहिए इसका उल्लेख किया। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, भारत विभाजन और थॉट्स ऑन द पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार नामक पुस्तक में स्पष्ट शब्दों में ये लिखते हैं कि जिन्ना के 14 सूत्र भारत विभाजन का बहुत बड़ा कारण था। जिन्ना ने बहुत विस्तार से मुस्लिम्स के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कही जो विशेष अधिकार उनको दिलाते थे। तो जिन्ना के 14 सूत्र आए। साथियों, अब देखिए, एक तरफ नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की, जो कह रही है कि भारत को अधिराज्य चाहिए, और इसके ठीक बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा है। साथियों, लाहौर कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कब हो रही है? 1929 में, और वो कह रहे हैं पूर्ण स्वराज्य। दोनों में फर्क आपको मालूम होना चाहिए। इसकी नेहरू रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो है मोतीलाल नेहरू की। साथियों, नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं उन्हीं के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। विशेषता क्या है, अंतर क्या है? अंतर यह है साथियों कि नेहरू रिपोर्ट में आधी अधूरी आजादी चाहिए, और लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में इनको पूरी आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई। तो इसको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने साफ कह दिया, हमको कोई अधिराज्य वगैरह नहीं चाहिए, हमको तो पूरी आजादी चाहिए। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं नेहरू रिपोर्ट से थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। साथियों, मैंने ये कहा है कि साइमन कमीशन बना, 1928 में भारत आया, हालांकि नियुक्त 27 में हो गया। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, व्हाइट कमीशन कहा गया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। जब भारतीयों को मेंबर नहीं बनाया तो नेहरू जी की रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई, अधिराज्य की मांग की गई, मौलिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख था, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने आक्रामक रूख का अख्तियार लिया और कहा कि नहीं, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अधिराज्य क्या होता मैंने बताया ना, अधिराज्य का मतलब है अधिकांश मामलों में स्वतंत्रता, लेकिन जो ऐसे मामले हैं जो विदेशी मामले हैं, संधि समझौते के मामले हैं, रक्षा के संदर्भ में जो मामले, वो अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी सारे मामलों में स्वतंत्रता। इसे हम अधिराज्य कहते हैं। जिन्ना के 14 सूत्र 14 पॉइंट थे। इन पॉइंट्स में हिंदुस्तान में रहकर मुसलमानों के लिए कई क्षेत्रों में विशेषाधिकारों की मांग की गई। ठीक है, अब देखिए साथियों, जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, कांग्रेस का जो लाहौर कॉन्फ्रेंस है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। इस पर हमने पहले चर्चा कर ली है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। एक पूर्ण स्वराज है और दूसरा मैंने कहा कांग्रेस मनाएगी स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस क्या मनाएगी साथियों? स्वतंत्रता दिवस। अब मुझे आप बताइएगा, पहला स्वतंत्रता दिवस कौन सी तिथि को मनाया गया? जवाब दीजिए आप। अरे, नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? नेहरू रिपोर्ट तो नेहरू रिपोर्ट है, कोई आयोग थोड़ी है यार। क्या प्रश्न कह रहे हैं? सुनील जी, नोट करवा तो रहे हैं, नोट करवा तो रहे हैं। मुझे ये बताओ, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब दीजिए आप। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब दे देता हूं मैं खुद। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ये मुझे मालूम था कि आप मुझे जवाब देंगे। पवन जी कह रहे हैं 15 अगस्त को, अविनाश जी कह रहे हैं 26 नवंबर को, कविता जी कह रही है 26 जनवरी को, सुलोचना कह रही है 30 जनवरी को, हरेंद्र चौधरी कह रहे हैं 26 जनवरी 1930 को, लक्ष्मण जी रैगर साहब 26 जनवरी 1930, रूपम कह रहे हैं 26 जनवरी। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे मित्रों, एक सेकंड रोकना यहां पर। ज्योति पारिक 26 जनवरी 1930, अंजना कुमारी 26 जनवरी 1930, ये 29 कौन कह रहा है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़िए। साथियों, क्या कर रहे हैं आप रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देख रहे हैं क्या?
अरे भाई मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, मुझे तो लगा कि आपको पढ़ाते समय मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? आप क्या लिख रहे हैं? कोई 23 जनवरी लिख रहा है, कोई 26 नवंबर लिख रहा है, कोई 26 जनवरी 50 लिख रहा है, कोई 15 अगस्त 1947 लिख रहा है। कैसे काम चलेगा मेरे भाई? पढ़ाई कीजिए, रिकॉर्डेड क्लासेस पहले देखिएगा। दुनिया सारी देखिए, सारा मैटर यूट्यूब पर उपलब्ध हो रखा है, सारा मैटर ऐप पर आ रखा है। दिक्कत हो जाएगी। हमको परीक्षा पास करनी है, हमको समाज की, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। समाज जो आपसे अपेक्षा लेकर खड़ा है साथियों, उनको पूरा करना है। कैसे पूरा होगा? इस तरह से आंसर से कैसे पूरा होगा? मैं तो इससे आगे का प्रश्न पूछना चाह रहा था और अभी तो आप वहीं पर अटके हुए हैं। नहीं, ऐसा मजा नहीं आएगा। आरजू कह रही है 26 जनवरी 50। माय गॉड, कैसे काम चलेगा यार? आरजू धावा जी कह रही है 26 जनवरी 50। थोड़ा सा ऊपर लीजिए, अभी मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि कौन कैसे प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। बड़ी चुनौती है। अरे मरवा दिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं तो इससे आगे का प्रश्न पूछना चाह रहा था यार। ये तो बात अपने को कम से कम पता होनी ही चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बातें तो अपने को पता होनी ही चाहिए। मेरा तो प्रश्न इससे आगे का है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया? प्रश्न तो मेरा यह है। 1929 के दिसंबर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुई कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसके ठीक थोड़े दिन बाद में हमने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। मेरा सवाल है, क्यों मनाया? यस, ये देखिए मेरे मित्र का मैसेज आया। पंकज को लाओ, वापस नीचे लाओ। पंकज ने जवाब दिया। यस, ये हुई ना बात। पंकज ने जवाब दिया कि सर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि हम जनवरी महीने के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और वो अंतिम रविवार साथियों 26 जनवरी को आया। अगर अंतिम रविवार 28 जनवरी को आता तो हम 28 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते। अगर अंतिम रविवार 25 को आता तो हम 25 जनवरी को मनाते। साथियों, ये सब पता करना पड़ेगा। आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो कैसे सपने पूरे होंगे? उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि 26 जनवरी को क्यों मनाया। 26 जनवरी को यूं मनाया क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा यही की कि जनवरी महीने के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अंतिम रविवार अगर 29 को आता 29 को, 28 को आता 28 को, आया किस दिन? 26 जनवरी को। इसलिए हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। हाँ भाई, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं रोहित जी, एक सेकंड रुकिएगा। रोहित जी कह रहे हैं सर कुछ लोग गलत लिखते हैं, आप उनके कमेंट क्यों पढ़ते हैं? रोहित जी, मैं जो गलत लिख रहे हैं उनके कमेंट भी इसलिए पढ़ता हूं ताकि उन्हें एहसास करा सकूं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। ये क्लास संवाद वाली क्लास है। हमारे यहां पर जो जुड़े हुए हैं वो फ्री वाले जुड़े हुए नहीं है साथियों। ऐसे मित्र जुड़े हुए हैं जिन्होंने फीस दी है, रिकॉर्डेड क्लासेस जो देख रहे हैं, इसके बावजूद भी गलती कर रहे हैं। तो मेरा ये ड्यूटी बनती है कि एज ए कोच मैं उनको रोकूं गलती करने से। एज ए कोच मेरी ये ड्यूटी बनती है कि वो आगे से गलती ना करें, इस बारे में बताऊं। मार्गदर्शन करना मेरा काम है साथियों। इसलिए मुझे इस प्रकार के कमेंट भी देखने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। आगे बढ़े साथियों, चलिए अब आप ध्यान रखना, इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, लाहौर का यह अधिवेशन हो गया। इसके बाद में 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया। क्यों मना लिया? क्योंकि लाहौर में ऐसा ही हुआ। लाहौर के अधिवेशन में ऐसा ही। कथन और कारण में कितना बढ़िया प्रश्न आएगा, जरा सुनिएगा। प्रश्न रख रहा हूं, जरा सुनिएगा। कथन बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथन और कारण वाले प्रश्न। कथन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह कथन है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है, यह कथन है। कारण, लाहौर अधिवेशन में
लाहौर अधिवेशन में, कोष्टक में लिख दिया 1929, अब जवाब दीजिएगा। लाहौर अधिवेशन में जनवरी माह के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ था। ये कथन और कारण दोनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जवाब दीजिए। कथन सही, कारण सही, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, पहला विकल्प। दूसरा, कथन सही, कारण सही, व्याख्या नहीं करते हैं। नंबर तीसरा, कथन सही, कारण गलत। नंबर चौथा, कथन गलत, कारण सही। आंसर बताओ। ए बी सी डी चारों में से आंसर बताओ मुझे। ऐसे प्रश्न आएंगे, कैसे कर पाएंगे? बताइए। अमृता जी, ये अधूरा आंसर दे रहे हैं आप दोनों। राइट है, मैंने राइट का पूछा ही नहीं है, मैं तो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी और डी। ए बी और सी और डी। नहीं, रूपम जी, दीपक जी, आप प्रश्न सुन ही नहीं रहे हैं। आप प्रश्न को सुने बिना आंसर दे रहे हैं, गलत बात। मैं विकल्प क्या दे रहा है? मैंने विकल्प का पहला विकल्प, दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा, दोनों सही, व्याख्या नहीं करते। देखिए ये जवाब हुआ ना, लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं, लोकेश जी जवाब दे रहे हैं, ये अधूरा जवाब दे रहे हैं कृष्णा सारण साहब। ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरे विकल्प को सुनिए। इसका सही आंसर है ए। कथन सही है, कारण सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब जिन मित्रों ने लिखा दोनों सही है, तो दोनों तो सही दोनों विकल्प में है ना, ए और बी दोनों में ऐसा लिखा हुआ है, पर व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताना है। रॉबिन जी वैष्णव ने सही आंसर दिया, भावेश जी पोटर साहब, अनूप जहांगीर साहब, ये होता है जवाब। ये होता है जवाब। कथन सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। रूपम को रोको। अब आगे से पूरा विकल्प सुनोगे और फिर जवाब दोगे। साथियों, ये उतावलापन हमारी नौकरी और बिना नौकरी का कारण बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सारे विकल्प सुनिए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। सर, कविता जी कह रहे हैं कि व्याख्या करते हैं। इस प्रकार का आंसर आना चाहिए साथियों। ये तब ही सही होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, इस तरह से जवाब आना चाहिए। अब बात को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो मैंने आपसे वादा किया था कि ये नई क्लास है, ये एक्स्ट्रा क्लास है, एडिशनल क्लास है, स्पेशल क्लास है, संवाद वाली क्लास है, लाइव क्लास है। प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन करेंगे, आगे आने वाले एग्जाम्स के पेपर देखेंगे। कितना अच्छा प्रश्न है, आनंद आया कि नहीं आया? बहुत सारे मित्रों ने इसका जवाब भी गलत दिया है। ठीक है, तो साथियों 26 जनवरी 1930 को हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना लिया। ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए चुनौती थी साथियों क्योंकि अब तो हम आजादी के लिए आंदोलन करने लग गए, और हमने तो स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि यार इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, इन भारतीयों से बातचीत करनी पड़ेगी। भारतीयों से बातचीत करने के लिए 1930, 1931 तथा 1932 3 लगातार वर्षों में लंदन में गोल मेज सम्मेलन बुलाए गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन बुलाए गए। ठीक, 1930 के गोल मेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हमको भाग नहीं लेना है, हमको तो आजादी चाहिए, आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है। आप आजादी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो जाओ, फिर हमको आपसे बातचीत नहीं करनी है। ठीक है साथियों। हाँ, एक मित्र कह रहे हैं कि सर ओल्ड पेपर, प्रीवियस पेपर। यस, मैं सारे इस बार जब नए सिरे से बात कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर्स पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं साथियों आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखकर इन क्लासेस को देखें तो मजा आएगा। तो साथियों 30, 31, 32 को लंदन में 3 लगातार गोलमेज सम्मेलन हुए। कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया, भाग नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर उन गिने चुने भारतीयों में से थे जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते।
कांग्रेस की ओर से 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये सब बातें नोट करते रहना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये सब बातें नोट कर रहे हो ना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। और साथियों, ये और अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, कथन कारण वाला प्रश्न आपके सामने रखूंगा। दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, डॉक्टर अंबेडकर तो पहले से थे ही थे वहां पर, गांधी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। वहां साथियों अंबेडकर और गांधी के बीच में मतभेद हो गया, और मतभेद ऐसा हुआ कि गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन छोड़ दिया, बहिष्कार कर दिया, बीच में छोड़कर हिंदुस्तान आ गए, भारत आ गए। और भारत में जैसे ही बॉम्बे में बंदरगाह पर उतरे, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। पूना की यरवदा जेल में उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया गांधी जी को। अब साथियों प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा जरा सुनिए। कथन दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। यह कथन है। कारण, गांधी व अंबेडकर के बीच मतभेद इसका कारण था। यह प्रश्न है साथियों, जवाब दीजिएगा। गांधी व अंबेडकर के बीच मतभेद इसका कारण था। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे के व्याख्या भी करते हैं। दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं साथियों? व्याख्या भी करते हैं। अब प्रश्न क्या बनेगा? इससे भी आगे का प्रश्न बन सकता है। पूजा सैनी जी चिंता मत कीजिए, सबके प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बहुत सारे मित्रों ने जवाब पहले से दे दिया ए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन चंपालाल जी 2 ऑप्शन दे रहे, कैसे काम चलेगा मेरे भाई? देखिए साथियों, प्रश्न इससे भी आगे बनेगा। और क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनेगा कि गांधी व अंबेडकर के बीच मतभेद क्यों हुए? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो गई गांधी व अंबेडकर के बीच मतभेदों के कारण। तो प्रश्न है असफल क्यों हुआ? तो मतभेद उसके कारण है। तो मतभेद क्यों हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में? गांधी व अंबेडकर के बीच में, जवाब दीजिए, मतभेद क्यों हुआ? मतभेद क्यों? जवाब दीजिए, मान जाऊंगा। जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आप। तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतभेद किस मुद्दे पर हुआ? यह जवाब दीजिए। कृष्णा जी कह रहे हैं दलितों को लेकर। ठीक है, दलितों को क्या प्रॉब्लम थी? बताओ, दलितों को लेकर क्या प्रॉब्लम थी? दलितों को लेकर क्या प्रॉब्लम थी साथियों, जरा सुनिएगा। अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुस्लिम्स को शामिल कर रखा है, ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को शामिल कर रखा है, एंग्लो इंडियंस को शामिल कर रखा है, सिखों को शामिल कर रखा है, यूरोपियन को शामिल कर रखा है, उसी तरह से दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। और गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा साथियों कि दलित सिखों की भांति नहीं है, दलित मुस्लिम्स की भांति नहीं है, दलित यूरोपियन की भांति नहीं है, दलित एंग्लो इंडियंस नहीं है, दलित तो हमारे हिंदुओं का ही भाग है, ऐसा गांधी ने कहा साथियों।
आप इसे अलग संप्रदाय के रूप में, अलग धर्म के रूप में नहीं ले सकते, ऐसा गांधी ने कहा। दोनों में इस बात को लेकर मतभेद हो गया और सम्मेलन असफल हो गया। गांधी भारत लौट गए। पूना की यरवदा जेल में उनको बंद कर दिया गया साथियों। और इसी बीच अंग्रेजों ने अपना एक चाल चली। और चाल क्या चली साथियों? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई। किसकी घोषणा हुई? सांप्रदायिक पंचाट। और इस सांप्रदायिक पंचाट को क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड कहते हैं। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई। बताइए मुझे इसका आंसर दीजिए। क्या सांप्रदायिक पंचाट में क्या था? सांप्रदायिक पंचाट में क्या था बता दीजिए। सांप्रदायिक पंचाट में बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी साथियों कि सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को भी शामिल कर दिया। इस सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की अपनी परंपरागत नीति को जारी रखा। और हमारे जो दलित भाई है उनको हिंदुओं से अलग करते हुए उनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या कर दिया साथियों? शामिल कर दिया। दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। समझ रहे हैं आप? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में और समझने में। दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आ गई। कब? सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा। गांधी जी को गुस्सा आ गया। गांधी जी पूना की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। गांधी जी इस सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ करते हैं साथियों। आपको मालूम होना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। 1932 में गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया गया? इस सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध किया गया साथियों। यह बात ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में हमारी संविधान सभा के क्या बने साथियों? अध्यक्ष बने। उन्होंने मध्यस्थता की। किसके बीच में? गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच में मध्यस्थता, बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये डॉक्टर अंबेडकर। और मध्यस्थता के फलस्वरूप जो सामने आया उसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। डेट थी साथियों 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। और यही पूना पैक्ट के द्वारा गांधी जी दलितों के लिए आरक्षण हेतु तैयार हो गए और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हो गया जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। डेट 24 सितंबर 1932। इस पूना पैक्ट से अस्तित्व में आया आरक्षण। वर्तमान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है साथियों, उसका बहुत बड़ा आधार ये पूना पैक्ट है। अब याद कीजिए साथियों, अगर हम लोग 1909 का अधिनियम नहीं पढ़ते, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं, आपके सिलेबस में 1919 और 1935 का अधिनियम है, लेकिन हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण में फर्क समझना जरूरी था। पूना पैक्ट से आरक्षण की व्यवस्था आई क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए लागू कर दी गई। साथियों, इस बात का हमको क्या था? डर था कि हमारे दलित भाई भी कहीं हिंदुओं से अलग नहीं हो जाए। क्या मेरी बात को आप लोग समझे? मुझे बताओ। एक एक सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ये सारी बातें समझनी बहुत जरूरी है साथियों। यहां से अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये सारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई और अब इन परिस्थितियों में अब हम पढ़ने जाएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। अब हम लोग पढ़ेंगे। ये बैकग्राउंड
साथियों हमने तैयार किया। निशा कह रही है कि हमारे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, टेक्निकल टीम देख रही है, आप चिंता मत कीजिएगा। एक सेकंड ये नीचे लाइएगा। पूना पैक्ट के बारे में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ रुकिए। सुभाष सर, किताबों में कहीं 26 सितंबर को पूना समझौता बताया गया। कोई बात नहीं, मैं इसको वापस देख लूंगा। मेरे हिसाब से 24 सितंबर ही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस देख लेंगे। देखिए, फैक्चुअल कोई गलती हो सकती है, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, चिंता मत कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं होनी चाहिए, फैक्ट वापस बता देंगे, चिंता मत करना। ठीक है साथियों, तो ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक एक में प्रश्न बनते हैं। डॉक्टर बजरंग जी बगड़िया साहब क्या कह रहे हैं? जीवन में पहली बार इतना अच्छा समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। सारे मित्रों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। साथियों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण हमको ढंग से देखना था, अधिराज्य और पूर्ण स्वराज्य में फर्क अपने को देखना था, गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद क्यों हुए ये अपने को देखना था, 26 जनवरी 1930 को ही हमने पहला स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया ये हमको देखना था। क्योंकि साथियों, अब तो सवाल यहीं से बनेंगे। पेपर सेटर खोद खोद कर सवाल बना रहा है, तो ऐसे ही तो सवाल बनाएंगे साथियों, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है, चिंता मत कीजिएगा। चलिए साथियों, अब आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालिए आप, 1935 का भारत शासन अधिनियम। हेडिंग डालें क्या? भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। देश की आजादी से पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देश की आजादी से पहले बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कोई है तो वो भारत शासन अधिनियम है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? लिखने का टाइम नहीं मिला। अरे ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया मेरे भाई? भाई लिखना तो पड़ेगा ना, लिखने का टाइम नहीं मिला। ये प्रवीण जी गोयल साहब कह रहे हैं, इतना धीरे तो बोल रहे हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, अब इस बार बहुत धीरे कर दूंगा और स्पीड को। अब देखिएगा, देश की आजादी से पहले का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम और भारत के संविधान जो आज का है उसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, सबसे ज्यादा प्रभावित यदि किसी अधिनियम ने किया है तो वो 1935 के अधिनियम ने किया है। साथियों, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करना जा रहे हैं। पहली बात, इस अधिनियम की पॉइंट लिखिए, जल्दी से लिखिए। इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी, स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रस्तावना नहीं थी। ठीक है साथियों, इसी में लिख देना, स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार किया गया था, को ही स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी साथियों, इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार किया गया था। अब सुनिए आप, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा और आपको मालूम होना चाहिए क्या प्रश्न बनेगा। 1935 के अधिनियम का सबसे खराब पॉइंट क्या था, सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? यह प्रश्न बनता है तो उल्टा भी तो बन सकता है। सबसे खराब विशेषता क्या थी जिसके कारण से इसकी बहुत आलोचना हुई? यह आपके सामने लिखा हुआ है। महेंद्र कटारिया जी, अंबेडकर हैं आप, थैंक यू वेरी मच, पर एक बहुत बड़ा नाम है अंबेडकर साहब, तो भाई उनका तो मुकाबला नहीं है। इसको पढ़िए, सबसे खराब विशेषता इसकी यही है, खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को एज इट इज स्वीकार कर लिया गया। तो मेरे मित्रों, सब आपने लिख दिया। अब मैं आपको एक प्रश्न बना रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। और प्रश्न क्या बनेगा साथियों कि 1935 के अधिनियम की सर्वाधिक आलोचना
किस वजह से हुई? 1935 के अधिनियम की सर्वाधिक आलोचना किस वजह से हुई? यह प्रश्न बनेगा। इस वजह से, क्योंकि इस अधिनियम की खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी, तो इसमें आलोचना करने की कहां जरूरत है? आलोचना है साथियों, आलोचना है, और मैं चाहता हूं कि आप एकदम ढंग से पढ़ें इसको, समझे इसको कि इसमें आलोचना कहां है। आलोचना यह है साथियों कि 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कह दिया हमको चाहिए आजादी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, और साथियों बात यहां से आगे बढ़ती बढ़ती 26 जनवरी 1930 में बात यहां तक पहुंच गई कि हमने पहला अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया, और आप अभी भी वहीं अटके हो। 1935 के अधिनियम में क्या कह रहे हो कि हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। अरे मैं तो मांग रहा हूं भोजन करवा दो, और आप अभी तक पानी में ही अटके हुए हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं कह रहा हूं कि हमको आजादी दो, और आप कह रहे हैं कि हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। मैं कह रहा हूं ये घर मेरा है, आप यहां से खाली करो, और आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा किराएदार रहूंगा। अरे कमाल करते हैं यार। मेरी मांग है आजादी, और आप कह रहे हैं कि हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ये इसका सबसे बड़ा आलोचना का कारण बना था साथियों। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर रखी थी। कांग्रेस के नेतृत्व में देश आजादी का पहला दिवस मना चुका था, और अब भी आप कह रहे हो हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। अरे किसने कहा उत्तरदायी रहो? जाओ ना यहां से, आप देश खाली करिए, हमको आजादी दीजिए। 1935 के अधिनियम में कितनी भी अच्छी खूबियां होने के बावजूद भी साथियों आजादी का उल्लेख नहीं था जो हमारी मांग थी। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना का कारण है, यह ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? तो ये पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट में क्या उसकी खूबी है, क्या उसकी कमी है, उस पर मैंने बात कर ली, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट जस्ट उल्टा। इस अधिनियम की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले भाई, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी जिसकी वजह से आलोचना हुई, उसका जवाब हमने दे दिया। तो अब प्रश्न क्या आएगा? इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सबसे बड़ी खूबी क्या थी जो हमको अच्छी लगी? तो दूसरा पॉइंट लिख दीजिए साथियों, लिखिएगा, इस अधिनियम द्वारा, लिखिए देख क्या रहे हैं, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, ये सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे अच्छी विशेषता थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। साथियों आप याद कीजिए 2-3 दिन में जब कभी भी मुझे आपसे बात करने का मौका मिला तो मैंने आपको क्या कहा, ध्यान से सुनिए। ये भारत, ऐसा कहा मैंने, कहा भारत का एक हिस्सा डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन था, उसे हम अंग्रेज भारत कहते हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा जहां पर देसी राजा महाराजा शासन कर रहे थे, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसे हम देशी भारत कहते हैं। इसमें कह दीजिए अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण, और यहां कह दीजिए अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है साथियों, और मैंने कई बार आपको कहा भारत 2 भागों में विभाजित था। मैंने कई बार आपको यह कहा साथियों कि जितने भी जो कानून बन रहे हैं वो सब अंग्रेज भारत के लिए बन रहे हैं, देसी भारत के लिए कुछ भी नहीं। देसी भारत मतलब ऐसा भारत जहां राजा महाराजा थे। यूपी में बहुत सारी देसी रियासतें थी, बिहार में बहुत सारी देशी रियासतें थी, इधर राजस्थान में बहुत सारी देशी रियासतें थी। देश की आजादी के समय लगभग 563 देशी रियासतें थी साथियों, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, जहां राजा महाराजा थे। अंग्रेजों ने इस अधिनियम में पहली बार यह कहा पूरा भारत एक होगा, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ऐसा पहली बार कहा। इससे पहले
कभी भी उन्होंने देशी भारत के बारे में, उनको भारत में मिलाने की बात कभी भी नहीं कही साथियों। ये इस अधिनियम की सबसे अच्छी विशेषता है जो हमको अच्छी लगती है, क्योंकि ये अधिनियम भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है साथियों। इस अधिनियम से एक बात राजा महाराजाओं को यह मालूम पड़ गई कि जब भी अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे, जब भी भारत छोड़कर अंग्रेज जाएंगे, राजा महाराजाओं को अपनी राजशाही छोड़नी पड़ेगी और उन्हें एक भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में स्पष्ट हो रहा था साथियों, क्योंकि 1935 में खुद अंग्रेजों ने ही यह प्रावधान कर दिया कि एक ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना करेंगे। तो मानसिक रूप से राजा महाराजा इसके लिए तैयार होने लग गए कि आजादी जैसे ही मिली नहीं, अपने को तो अपनी राजशाही क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी खूबी थी। लेकिन साथियों, आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेज बड़े चालाक थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इन राजा महाराजाओं से संधियां की थी। आप पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो आप लॉर्ड वेलेस्ली की संरक्षण संधियां, सहायक संधियां, ये सब पढ़ते होंगे साथियों। तो आप जब सहायक संधियां पढ़ते हैं तो एक कोई राजा से, जैसे समझ लीजिए कोई पटना का राजा है या यूपी में कोई कन्नौज का राजा है, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था यूपी को, तो कन्नौज का राजा है, उस कन्नौज के राजा के साथ सहायक संधि हुई, तो कन्नौज का राजा ने अपनी सत्ता अंग्रेजों को सौंपी। उसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कहा कि आप राजा बने रहिएगा। ये जो संधियां हुई, इस संधियों के कारण अंग्रेजों ने यह चालाकी की, क्या कहा कि इस अखिल भारतीय संघ का हिस्सा बनना या न बनना राजा महाराजाओं के ऊपर निर्भर है। राजा महाराजाओं के ऊपर निर्भर है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में आरपीएससी ने वर्ष 2016 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है, आरएस के एग्जाम में। और क्या प्रश्न पूछा? 1935 के अधिनियम में उल्लेखित अखिल भारतीय संघ वास्तविक रूप क्यों नहीं धारण कर सका, वास्तविक धरातल पर क्यों नहीं उतर पाया? क्योंकि देशी रियासतों के ऊपर निर्भर था कि वो इस अखिल भारतीय संघ का हिस्सा बने नहीं बने। देशी रियासतों ने इसका क्या किया? विरोध किया। इस वजह से साथियों, ये ऑल इंडिया यूनियन का जो सपना 1935 के अधिनियम में जो देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, देशी रियासतों की इच्छा पर यह छोड़ा गया कि, नोट डाल के लिखे, देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ा गया कि वे इस संघ का हिस्सा बने या नहीं बने, हिस्सा बने या नहीं बने, हिस्सा बने या नहीं बने। ठीक, ये नोट डाल के लिखना है। अब महावीर जी ने प्रश्न पूछा, अखिल भारतीय संघ का देशी रियासतों ने विरोध क्यों किया था? महावीर जी, आप मुझे बताइए, आप एक मोहल्ले में रहते हैं और आपका एक घर है, उस घर के मालिक आप हैं, उस घर में जैसा चाहें आप करते हैं, उस घर में जो सब्जी बनानी है आप बनाते हैं, उस घर में जिस तरह से आपको रिनोवेशन करना है करते हैं। एक दिन अगर आपको आकर कहे कि इस मोहल्ले में जितने भी जो घर हैं, वो इस घर में जो लोग रहते हैं उसका अधिकार जो है उस घर पे नहीं रहेगा, अब फला घर में क्या सब्जी बनेगी ये मोहल्ले वाले तय करेंगे, उस घर में लोग कैसे रहेंगे ये मोहल्ले वाले तय करेंगे, घर का सोफा कहां लगेगा ये मोहल्ले वाले तय करेंगे, तो आपके पास जो पावर थी आप अपनी पावर को जाने देंगे क्या? तो आप मेरी बात को समझे महावीर जी, अखिल भारतीय संघ का देशी रियासतों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उनकी राजशाही जा रही थी, वो राजा महाराजा थे भाई, उनकी सत्ता जा रही थी, इस वजह से इन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। राइट, तो ये सब बातें नोट डाल के लिख दी आपने। इस संघ का हिस्सा बने या नहीं बने, इसी नोट में पूरा लिखिएगा, पूरा लिखे। देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण, देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण
देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण ये अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया। ये अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया। अनिल कुमार जी के प्रश्न को रोकिएगा। ये अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया, ये लिख दीजिए। देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण ये अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया। अनिल कुमार जी मीणा ने एक प्रश्न पूछा है, ये कौन से बैच के हैं? राजस्थान के आरएस प्री ऑनलाइन कोर्स के हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? अंग्रेज खुद तंग आ चुके थे कि यार ये क्या दो व्यवस्था है, एक व्यवस्था ब्रिटिश प्रांतों के लिए अलग से है, एक देशी रियासतों का रोजना का लफड़ा है, तो ये पूरा सिस्टम एक कर दीजिए। अंग्रेज अपने स्वार्थों के लिए एक प्रकार का कानून देश के लिए बनाना चाहते थे। ये अंग्रेजों का उद्देश्य था कि एक प्रकार का संगठन हो जाएगा, तो हर राजा से किसके साथ क्या संधि करी रखी है ये रोजना याद कौन करे यार, एक प्रकार का कानून बना लीजिए, पूरे देश में एक व्यवस्था हो जाएगी। तो अंग्रेज तो अपने स्वार्थों के लिए इस प्रकार का अखिल भारतीय संघ स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आ रही है। कारण समेत एक एक पॉइंट का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। साथियों, आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों के दोहरे शासन को 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो लिख दीजिए, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया। ठीक है, लेकिन उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। लेकिन उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्र में लागू कर दिया गया। लिख दीजिए ये बात, लिखिए। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया, लेकिन उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। दोहरा शासन क्या है? दोहरा शासन क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये गवर्नर जनरल, पूरे भारत का प्रमुख, ठीक है साथियों, और हर राज्य का एक एक क्या होता था? गवर्नर होता था। गवर्नर ने अपने विषयों को, अपने कामों को दो भागों में बांटा था, जिसे हम आरक्षित और क्या कहते थे? हस्तांतरित कहते थे। साथियों, ये जो सिस्टम था वो 1919 के अधिनियम से चल रहा था। इस सिस्टम को 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसे कहां पर लागू कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया। अर्थात गवर्नर जनरल ने अपने कार्यों को दो भागों में बांट दिया। गवर्नर जनरल ने कुछ कार्य अपने पास रखे, उसे आरक्षित कार्य कहा गया, और गवर्नर जनरल ने कुछ कार्य भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को देना शुरू कर दिया, उसे हस्तांतरित कार्य कहा गया। साथियों, इस प्रकार से ये प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त होकर केंद्र में आ गया, ये मैं कहना चाहता हूं। ये रूपम चौरसिया जी कह रहे हैं सर आपने तो बताया गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, इस रूपम को मेरे सामने लाओ। मैंने कब कहा गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया? बताओ बताओ, मैंने कब कहा था कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया? मैंने तो कहा ही नहीं यार मेरे भाई, क्या कमाल करते हैं आप। मस्तिष्क को पूरा का पूरा यहां रखिए क्लास में रूपम भाई, नहीं काम चलेगा। और इस प्रकार के अगर बार बार रूपम नेगेटिव प्रश्न आते रहे, जो कॉन्सेप्ट इतना बताने के बावजूद भी समझ में नहीं आया अगर आपको, तो रूपम अपना सपना कैसे पूरा करोगे आप? ऐसे ध्यान रखो भाई। तो गवर्नर को जो विषय दे रखे थे, गवर्नर ने उसको दो भागों में बांट रखा था। यह सिस्टम 1919 के अधिनियम से लागू हुआ साथियों। यह सिस्टम यहां समाप्त हो जाएगा और यह सिस्टम अब कहां आ जाएगा? केंद्र में आ जाएगा। गवर्नर जनरल अपने कामों को
दो भागों में बांट देंगे, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक है साथियों। हाँ, नाम बदला था यार गवर्नर जनरल का, मैंने तो नहीं कहा। राहुल जी खीचड़ साहब मेरा समर्थन कर रहे हैं। हाँ, सुदर्शन चक्र की इनकी आवश्यकता है, पद नाम बदला गया था यार, ऐसे मत करो यार, बहुत दुख होता है मुझे। हम पूरा संवाद करना चाहते हैं, और अगर आप कहीं कूदते हुए, हंसते हुए, कहीं पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हुए अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है। ये वीडियो तभी उपयोगी है जब आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साथियों, 1935 के अधिनियम में एक और अच्छा सा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न आएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा, लिखिएगा जरा, प्रश्न देख लीजिएगा, इसको लिख भी सकते हैं आप। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, यह प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, नंबर 1, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया, एक। दूसरा, केंद्र में दोहरा शासन लागू किया गया। नंबर 3, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया। नंबर 4, 2 व 3 दोनों। आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, इस प्रश्न का आंसर दो जल्दी से, प्रश्न का आंसर चाहिए मुझे। 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, बताइए जरा। आंसर दीजिए, क्या हुआ, सांप सूंघ गया? मुझे मालूम था ये सबको, मैं इनको बुलाओ मेरे सामने सबको। लोकेश शर्मा जी ने आंसर दिया है, वेरी नाइस। दिनेश ने आंसर दिया है, इस बार रूपम का दिमाग थोड़ा चला है। अरुणा का 4 आंसर आ रहा है, महेंद्र शर्मा जी का 4, राहुल का 4, संगीता जी भादु 4, ये कृष्णा यादव भी आंसर दे रही है अभी भी। अरे कैसे काम चलेगा। विवेक का सही आंसर है, जयवीर जी का सही आंसर है, अनुपमा जी का सही आंसर है, प्रतिमा जी मिश्रा का सही आंसर है, दीपक जुनवाल एक आंसर दे रहे हैं, एक। क्या कमाल करते हैं मेरे भाई, आप विकल्प को पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप विकल्प को देख ही नहीं रहे हैं। मैंने क्या लिखा है 1935, देखिए सुरभि जैन भी एक आंसर दे रही है। बताइए आप कैसे काम चलेगा। मस्तिष्क को खोल के रखिएगा, अपेक्षाओं को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, और वो अपेक्षाएं पूरी, सपने पूरे तभी होंगे जब बहुत ढंग से पढ़ेंगे। देखो अंशु जाट आंसर दे रही है 2। जरा देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, प्रांतों में दोहरा शासन लागू हुआ, गलत, ये तो बोलना ही नहीं है। प्रांतों में दोहरा शासन तो 1919 के एक्ट से लागू हुआ, तो जिन्होंने एक बोला है वो तो एकदम गलत है, इसलिए वो अपने बारे में थोड़ा सोचें। फिर लिखा मैंने केंद्र में दोहरा शासन लागू किया गया, एकदम बात सही है। जिन्होंने 2 बोला वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये भूल गए क्या, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त भी तो किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त भी तो हुआ मेरे भाइयों। तो 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो इसका सीधा सा मतलब है आंसर क्या है, 4। कौन पढ़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत ढंग से देखिए, सारे विकल्पों को ढंग से देखिएगा। पुराने पेपर्स, आने वाले एग्जाम्स में ऐसे पेपर आ सकते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और जो जानबूझकर गलत आंसर दे रहे हैं उनका प्रैक्टिस हो जाएगी गलत आंसर देने की मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है। 1935 के अधिनियम की विशेषताओं के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने साथियों जो बातें देखी है, 3 पॉइंट देख लिए, चौथा पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं हम। जरा सुनिएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, लिख लीजिएगा। भारत में पहली बार
संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये, प्रावधान किया गया। ठीक है, इसी में लिखिए, इसके निर्णय के विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में, लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील होती थी, अपील होती थी। ऐसे प्रश्न आएंगे, समझ रहे हैं आप? ऐसे प्रश्न आएंगे। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए और वहां पर वो क्या लिख देगा, संघीय न्यायालय की जगह पर क्या लिख देगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। साथियों, मैंने उच्चतम न्यायालय नहीं लिखा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, मैंने फेडरल कोर्ट लिखा है, फेडरल कोर्ट। बहुत बढ़िया। मोहम्मद रिजवान जी का प्रश्न को रोकेगा जरा, सर संघीय के लिए फेडरल का इस्तेमाल क्यों किया गया, यूनियन क्यों नहीं? बहुत बढ़िया, अभी बात करेंगे। यहां संघीय न्यायालय लिखा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिखा। अब कुछ मित्रों ने 2 दिन पहले प्रश्न पूछा था, जानबूझकर उस समय आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया था। प्रश्न क्या था साथियों? प्रश्न था कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसको आप कह रहे हैं कि वो अपेक्स कोर्ट था, तो अपेक्स कोर्ट का मतलब क्या है? बता देता हूं आज। अपेक्स कोर्ट का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। अपेक्स कोर्ट का मतलब है देश का सबसे बड़ा न्यायालय। अपेक्स कोर्ट का मतलब है जिसके निर्णय के विरुद्ध में कहीं और अपील नहीं की जा सकती, दैट इज अपेक्स कोर्ट, दैट इज अपेक्स कोर्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कोर्ट स्थापित हो रहा है वो अपेक्स कोर्ट था, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट। बट 1935 के अधिनियम से जो कोर्ट स्थापित हो रहा है साथियों, दैट वाज नॉट अपेक्स कोर्ट, दैट वाज नॉट सुप्रीम कोर्ट, दैट वाज फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। ठीक है साथियों, आप कहेंगे सर फर्क बता दीजिए। एक ऐसा न्यायालय जिसके निर्णय के विरुद्ध कहीं और अपील नहीं की जाती है, उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं साथियों। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये इसलिए नहीं था साथियों क्योंकि ये जो भी निर्णय देता था, उस निर्णय के विरुद्ध में आप लंदन में एक प्रीवी काउंसिल, एक्चुअली में लंदन का जो कोर्ट था, अभी आजकल नहीं है, इंग्लैंड में जो कोर्ट था उसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। आप उस कोर्ट में जाकर अपील कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आप उसे सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेंगे? इसलिए यह शब्द क्या लिखा मैंने, संघीय न्यायालय। अनीता मीना जी ने प्रश्न पूछा कि संघीय व उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है? क्लियर हो गया। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसके निर्णय के विरुद्ध कहीं और अपील का प्रावधान नहीं हो। संघीय न्यायालय का मतलब है कहीं और अपील का प्रावधान कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं था? क्योंकि लंदन की प्रीवी काउंसिल में क्या की जा सकती थी साथियों? अपील की जा सकती थी, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। बात समझ में आई? आगे सुनिए। ये जो फेडरल कोर्ट था साथियों, ये 1937 में अस्तित्व में आया। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई साथियों? फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई और सर मॉरिस ग्वेर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर मॉरिस ग्वेर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अस्तित्व में कब आया? 1937 में अस्तित्व में आया साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझे? अब एक प्रश्न पूछा है कि संघीय न्यायालय का शब्द का प्रयोग के लिए फेडरल कोर्ट लिखा, यूनियन कोर्ट क्यों नहीं लिखा? साथियों, यूनियन और फेडरल में फर्क क्या है आप चिंता मत कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जब देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत
शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, उस समय आपको यूनियन और फेडरेशन शब्द का अर्थ बताएंगे। तो वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जब हम लोग व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल 1, देन आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, राइट। सोनू जी सही कह रही है, 1 अक्टूबर 1937 को ये फेडरल कोर्ट अस्तित्व में आया था। 1 अक्टूबर, ये बात सही है, 1937। अब साथियों, आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा प्रश्न आ सकता है। हाँ, कृष्णा जी रावत क्या कह रही है, एक सेकंड, कृष्णा जी को लाइए। ये कह रहे हैं कि कोलकाता सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में था क्या? हा हा, बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हालांकि जब व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट और द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन आई विल टेल यू इन डिटेल, लेकिन जब उन्होंने प्रश्न पूछा है तो मैं अभी से बता देता हूं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक था? जी नहीं, 3 सुप्रीम कोर्ट थे, और ये तीनों सुप्रीम कोर्ट तब तक अस्तित्व में रहे थे जब तक बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में हाई कोर्ट स्थापित नहीं कर दिए गए। हमारे पास 3 सुप्रीम कोर्ट थे साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से समाप्त कर दिए गए थे, फिर हाई कोर्ट अस्तित्व में आ गया 1862 में। जब हाई कोर्ट एक साथ में 3 अस्तित्व में आएंगे, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर 1862 से लगाकर 1935 तक भारत में हाई कोर्ट ही थे, कोई फेडरल कोर्ट नहीं था, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था। 1935 के अधिनियम से हम 1937 में जो कोर्ट स्थापित कर रहे हैं वो फेडरल कोर्ट है। मेरी बात को समझ रहे हैं? पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आया हूं, आप जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है। कथन 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 सुन लीजिए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित न्यायालय, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित न्यायालय संघीय न्यायालय था। संघीय न्यायालय था, यह कथन है, ठीक। कारण, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं था। अपील का प्रावधान नहीं था। बताइए, कथन सही, कारण सही, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही, कारण सही, दोनों व्याख्या नहीं करते। नंबर 3, कथन सही, कारण गलत। नंबर 4, कथन गलत, कारण सही। आंसर बताओ, आंसर बताओ इसके, आंसर बताइए इस प्रश्न का। कथन सही, कारण सही, व्याख्या करते हैं। कथन सही, कारण सही, व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही, कारण गलत, कथन गलत, कारण सही। बताओ आंसर क्या है। कुछ मित्रों ने आंसर देना शुरू कर दिया। अभी इन सभी को मैं लाइन हाजिर करना चाहता हूं। नाथूराम जी 3 आंसर दे रहे हैं, जुबली सोनी 3 दे रहे हैं, कपिल कुमार जी, कुलदीप 3 आंसर दे रहे हैं, भानु सिंह जी 3 आंसर दे रहे हैं, प्रदीप कुमार जी 3 आंसर दे रहे हैं, किरण यादव 3, ओम प्रकाश राणा 3, राज ए आंसर दे रहे हैं, सुनीता आंसर 3 दे रही है। साथियों ध्यान से पढ़ें, जिन लोगों ने 1 और 2 आंसर दिए हैं वो ध्यान से सुने क्या लिखा है मैंने। 1935 के अधिनियम से स्थापित न्यायालय संघीय न्यायालय था, यह सही बात है, यानी कथन तो सही है, पर कारण देखिए, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं था। यह गलत है ना, यह गलत है ना। अपील का प्रावधान था, लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसका मतलब कथन सही है, कारण गलत है। कविता जी कथन सही है, कारण गलत है, एकदम सही कह रहे हैं आप। सीमा कुमारी जी, गोविंद, दिनेश कुमार जी, गोविंद कुमार जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपके सही आंसर्स को देखते हैं, लेकिन बहुत बुरा लगता है तब जब बताने के बावजूद भी गलत आंसर देते हैं। उस समय दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है साथियों क्योंकि आप 100% यहां बैठे नहीं हैं। साथियों क्या सिलेक्शन नहीं करवाना है?
आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है, कुछ दर्द मिटाने बाकी है। तो कर्ज चुकाना नहीं है, फर्ज निभाना नहीं है, क्या दर्द मिटाना नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कथन सही है, कारण गलत है। एकदम बात सही है अनूप जी, आपकी बात भी सही है, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए साथियों 1935 के अधिनियम की अगली विशेषता लिख दीजिएगा आप। अगली विशेषता लिखिए साथियों। आपके प्रश्न चिंता मत कीजिए, मैं देख रहा हूं। ये फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापित हुआ पंकज जी, ये फेडरल कोर्ट कहां स्थापित हुआ? दिल्ली में स्थापित हुआ। अगली विशेषता लिखिएगा आप। इसके द्वारा केंद्र स्तर पर लिख दीजिए, इसके द्वारा केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग व राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल लिखना, फेडरल लिख दीजिए। मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, और संघीय के लिए जो शब्द है वह है फेडरल। अब देखिए साथियों, बहुत ध्यान से सुनना है। 1919 के एक्ट में पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, लोक सेवा आयोग, लेकिन स्थापित बहुत बाद में हुआ। 1 अक्टूबर 1926 को आयोग बना और उसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उसका नाम क्या था साथियों? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ये 1926 में बना। 1935 के अधिनियम में जिस आयोग का प्रावधान किया जा रहा है उसका नाम है संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल। ठीक है साथियों, और 1950 में जो लोक सेवा अस्तित्व में आ रहा है आयोग, उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक साथियों, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा और थोड़ी सी गलती की वजह से हम आंसर गलत कर सकते हैं। और वो आंसर क्या है? अगर प्रश्न बनता है राज्य स्तर पर या राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया पहली बार, तो आंसर होगा 1935। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान पहली बार 1935 में, और राज्य शब्द हटा दें और सीधा लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग का पहली बार प्रावधान कब किया गया, आंसर होगा 1919। और प्रश्न आए केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापित कब हुआ साथियों, तो आंसर होगा 1926। केंद्रीय, संघीय और संघ, ये 3 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। इन तीनों को मैं हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। सेंट्रल, फेडरल और यूनियन। ठीक साथियों, ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में बना था, ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की भर्ती करने का काम करता था। उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भर्ती करने का काम करता था। और इसका पीछे कारण क्या? बिकॉज दैट टाइम राज्य लोक सेवा आयोग का कोई अस्तित्व नहीं था। राइट, ये तो हो गई बात खत्म।
1935 में जो संघीय लोक सेवा आयोग बना साथियों, अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए ही भर्ती करने का काम करता था, क्योंकि राज्य स्तर पर अलग से हमने राज्य लोक सेवा आयोग बना दिए थे साथियों। तीसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग जो वर्तमान का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिकली ये काम तो अभी केंद्र सरकार के लिए भर्ती करने का ही काम करता है, लेकिन यदि कोई राज्य सरकारें उनसे निवेदन करती है तो ऐसी स्थिति में साथियों ये राज्य सरकारों के लिए भी भर्ती करने का काम कर सकता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। 1935 के अधिनियम में अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे साथियों। आज जो अपने को समय आवंटित हुआ था वो समय पूरा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। संवाद का ये सिलसिला जारी रखिएगा, अच्छे प्रश्न का स्वागत रहेगा, और ऐसे मित्र जो गलत जवाब दे रहे हैं वो अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आप इतना पढ़ने के बावजूद भी गलत आंसर क्यों दे पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।